Students, welcome Sunrise online classes. Now today we start chapter number 13, insurance. In this chapter we learned about introduction and importance. Okay, तो सबसे पहले 12 चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो गया था जो कि ईडीपी से रिलेटेड था. अब हम एक नई टर्म पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस, जैसा कि आपने भी पहले ये चीज़ टर्म सुन रखी है. ये टर्म आप लोगों के लिए नई नहीं है, हम डेली लाइफ में इस चीज़ को सुनते हैं. इंश्योरेंस क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में कोई भी जब इवेंट हो जाता है या कोई ऐसी स्थिति आती है जब हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, चाहे हमारी लाइफ से रिलेटेड हो चाहे हमारे गुड से रिलेटेड हो, तो उस चीज़ के लॉस की भरपाई करने के लिए हम क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस. ओके, इतनी जनरल टर्म्स तो आई होप सभी को पता होगी क्योंकि डेली लाइफ में आप इस चीज़ को अब काफ़ी कॉमन हो चुकी है. नाउ अब पूरा हम स्टडी वाइज इसको देखते हैं कि क्या है इसका मीनिंग. ओके, मीनिंग देखते हैं. इंश्योरेंस इज़ अ सोशल एंड कोऑपरेटिव डिवाइस. ओके, मीनिंग थोड़ा बड़ा है, टुकड़ों में पढ़ेंगे हम. तो इंश्योरेंस इज़ द सोशल. क्यों है सोशल? सोशल इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, एक सोसाइटी में किया जाता है, लोगों के लिए ही किया जाता है और लोगों के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसको कहा गया है सोशल. एंड कोऑपरेटिव डिवाइस. कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, एक दूसरे की लिए काम करना है, एक दूसरे की हेल्प करना. तो इसमें क्या किया जाता है, सभी लोग मिलके अपने कोई प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवाते हैं और जब किसी को लॉस होता है तो वो अमाउंट पर्टिकुलर जितना उसका रिस्क हुआ है जितना उसको लॉस हुआ है उतना अमाउंट उसको पे कर दिया जाता है. इसलिए कहा है कोऑपरेटिव डिवाइस. फॉर कलेक्टिवली बियरिंग द रिस्क. यहाँ पर सब लोग मिलकर इस रिस्क को बियर करते हैं. कोई एक अकेला व्यक्ति बियर नहीं करता है, जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस करवाया वो सब मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं. मेक स्मॉल पीरियड कंट्रीब्यूशन. मेक स्मॉल पीरियड कंट्रीब्यूशन इट मीन्स प्रीमियम. इसके अंदर जो भी रिस्क होता है वो स्मॉल कंट्रीब्यूशन दिया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रीमियम. क्योंकि कोई तो काम फ्री में नहीं करेगा. आपका अपना इंश्योरेंस करवा रहे हैं माल का, तो कोई फ्री में तो आपकी लॉसेस को पूरा नहीं करेगा ना. तो उसके लिए आपको क्या किया जाता है, स्मॉल पीरियड में आपको कंट्रीब्यूशन करना होता है. इट मीन्स आपको प्रीमियम देना होता है. किसको देना होता है, टू द इंश्योरेंस. इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी टू मेक अ फंड, ताकि उसके पास एक फंड क्रिएट हो जाता है. अंडरटेक टू इंडेनिटी द इंश्योर्ड विद द एक्चुअल लॉसेस और एग्रीड अमाउंट. तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि जब भी आपको कोई लॉस होगा, लॉस होने पर उसका या तो जो एक्चुअल अमाउंट है जितने का लॉस हुआ है, जैसे आपने इंश्योरेंस 2 लाख का कराया है पर अभी आपको 1 लाख का ही लॉस हुआ है तो 1 लाख रुपए आपको देगी. या एग्रीड अमाउंट. इट मीन्स अगर आपका लॉस 3 लाख का हुआ है बट इंश्योरेंस आपका 2 लाख का ही है तो 2 लाख आपको रुपए दे देगी ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट. इट मीन्स जब भी आपको कोई लॉस होता है या नुकसान हो जाता है. तो ये पूरा एक आपको मीनिंग बता दिया है, शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि लर्न करने में इजी हो जाए. पहली स्टेप में हम लिखेंगे इंश्योरेंस एक सोशल और कोऑपरेटिव डिवाइस है जिसके अंदर कलेक्टिवली बियरिंग किया जाता है, किसको, रिस्क को. इसके अंदर इंश्योर्ड जो होता है प्रीमियम पे करता है और इंश्योर्ड जो होता है वो क्या करता है, आपके लॉसेस का कंपनसेशन देता है. कहाँ तक, एक्चुअल लॉस का देगा या एग्रीड अमाउंट का देता है. कब देता है, जब कोई इवेंट हैपनिंग होता है या कोई दुर्घटना होती है. ओके, ये पूरा आपको मीनिंग मैंने आपको बता दिया है. बट एग्जाम में यहाँ पर साथ में हमें डेफिनेशन भी लिखनी होती है. तो डेफिनेशंस जो है हमारी बुक में 3 तरह से डेफिनेशन दे रखी है. एक तो है जनरल डेफिनेशन, एक है बिजनेस डेफिनेशन और एक है कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन. ये तीनों ही डेफिनेशन पूछी जा सकती है. तो तीनों की मैंने एक एक डेफिनेशन लिखी है, सारी नहीं लिखी है. आप चाहें तो बुक की भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं बट मुझे जो सही लगी वो मैंने लिखी है, तो एक बार उसे देख लेते हैं. बाकी आप चाहें तो बुक की और देख सकते हैं, बुक में और भी हैं. सबसे पहले जनरल डेफिनेशन है, बहुत इजी है, सर विलियम की है. द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ द रिस्क इज इंश्योरेंस. ओके,
ये लाइन हमने जनरल मीनिंग में भी पढ़ी थी। कलेक्टिव बियरिंग, यहाँ सभी लोग मिलकर रिस्क को बियर करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहा है, द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ द रिस्क इज इंश्योरेंस। इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे कि आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो ऐसा कोई आप अकेले तो होंगे नहीं। माना 50 लोगों ने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाया, फिर क्या होगा कि इसके अंदर जो लॉस होगा साल भर के अंदर, वो 1 को, 2 को या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 को होगा। तो मतलब सपोज 5 लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उन 5 लोगों की नुकसान की भरपाई 45 लोगों ने मिलकर करी है। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क। अब बिजनेस के लेवल पर देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू डीएस, इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज अ सोशल डिवाइस providing financial compensation for the effect of misfortune, the payment being made from the accumulated contribution of all the parties in the scheme। यहाँ पर मीनिंग में से ये जो निकल रहा है वो निकल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के नज़रिए से या सोशल के नज़रिए से। तो वापस टुकड़ों में देख लेते हैं। इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज अ सोशल डिवाइस, या तो एक कोऑपरेटिव डिवाइस है या सोशल डिवाइस है। प्रोवाइड करवाता है, क्या प्रोवाइड कराता है, फाइनेंशियल कंपनसेशन। कब करवाएगा, जब भी कोई मिसफॉर्च्यून हो जाता है हमारे साथ, तब ये फाइनेंशियल कंपनसेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। द पेमेंट बीइंग मेड फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन, ये पेमेंट कहाँ से होता है, जो सब लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन दिया था, ऑल पार्टीज, है ना। तो उसमें से, उस फंड में से जिसको भी लॉस हुआ है, ये उसको प्रोवाइड करवाता है। तो ये तो था हमारा बिजनेस के नज़रिए से। अब नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल के नज़रिए से। कॉन्ट्रेक्चुअल में देखें जस्टिस के अकॉर्डिंग, जस्टिस टिंडल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, इन विच अ सम ऑफ मनी इज पेड एज प्रीमियम as consideration of insurer incurring the risk of paying a large sum upon a given contingency। ठीक है ना। इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने इससे जस्ट प्रीवियस ही आपने कॉन्ट्रैक्ट वाला लेसन पढ़ा था, जिसके अंदर क्या होता था कि 2 पार्टी होती थी, एक ऑफर करता है और एक उसको एक्सेप्ट करता है। तो इसी तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट मीन्स एक इंश्योरर होता है, एक इंश्योर्ड होता है। ओके, तो इसके अंदर एक पार्टी तो प्रीमियम पे करती है, ठीक है ना, और दूसरी पार्टी उसका कोई हानि होने पर, कंटिजेंसी होने पर जब भी, तो उस हानि को या उस लॉसेस के बदले में उसका अमाउंट क्या करेगी, उसको पे करेगी। ओके, तो ये हमारी किसके अकॉर्डिंग हो गई, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। प्लीज़ ये तीनों ही डेफिनेशन आपको पढ़नी है, एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से ये पूछी जा सकती है। अगर आपको मीनिंग कंफर्म हो गया है तो ये तीनों ही में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली बात, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। सिंपल सी बात है, अभी पूरी डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था कि इंश्योरेंस हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। कोई भी हमारे साथ मिसफॉर्चून हो जाती है तो इसके बदले हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। जैसे हमारा कोई माल बाय प्लेन समझ लो या बाय समुद्र मैरिन के थ्रू समझ लें, अगर कोई माल हमारा मैरिन के थ्रू कहीं दूसरे देश में जा रहा है तो हमें बार बार एक चिंता लगी रहेगी कि नहीं हमारा माल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, हम 10 बार उसके लिए फ़ोन लगा देंगे। बट अगर हमारे माल का इंश्योरेंस है तब हम क्या हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। क्यों? अगर हमारा माल पानी में डूब भी गया, ठीक है, तो भी हमें उसके बदले में पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, इंश्योरेंस हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है रिस्क के बदले में। द इंश्योरर एग्री टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। ओके, सच अ इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क। नाउ नेक्स्ट, कोऑपरेटिव डिवाइस। ये चीज़ हमने अभी वहाँ पर भी पढ़ी थी। इसके लिए एक लाइन लिखी जाती है और इस लाइन से क्वेश्चन भी बनता है, एक्सप्लेन ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ये आपको इंश्योरेंस में इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी
बनकर आता है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोऑपरेटिव डिवाइस का एक मोटो क्या है? ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ठीक है, कैसे हुआ ये चीज़ कि सब जने एक के लिए है और एक सब के लिए है। इट मीन्स अगर किसी एक व्यक्ति को कोई लॉस होता है तो सब मिलकर उसके लॉसेस की पूर्ति करेंगे। और वन फॉर ऑल, और एक सभी के लिए। क्यों? क्योंकि उसको प्रीमियम सबके लिए पे करना है, ऐसा नहीं है कि वो अकेले के लिए प्रीमियम पे कर रहा है। इसीलिए कहा है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल इज द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव डिवाइस। The insurance is a method wherein large number of person exposed to a similar risk. इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पर्सन सेम रिस्क के लिए कवर्ड होते हैं। ठीक है ना? एंड रिस्क इज स्प्रेड ओवर अमंग द लार्जर इंश्योरेंस पब्लिक। और रिस्क क्या हो जाता है? उन सारे के बीच में स्प्रेड हो जाता है। देयरफॉर insurance is a social or cooperative method where losses is one is borne by the society. ओके, यहाँ पर अगर आपको मीनिंग अच्छे से याद हो गया है तो उसमें से ही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकली हैं। हमेशा जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी टॉपिक की, वो मीनिंग में से ही निकल जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है स्प्रेडिंग द रिस्क। ये अभी मैंने इसमें ही डिस्कस किया था। इंश्योरेंस इज अ प्लान विच स्प्रेड द रिस्क एंड लॉसेज ऑफ फ्यू पीपल अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पर इंश्योरेंस का प्लान क्या होता है कि रिस्क को सबके बीच में वो स्प्रेड कर देता है। क्यों? ताकि लॉस तो क्या होगा? कुछ ही लोगों के बीच में होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बाइक का एक एग्जांपल दिया था कि बाइक का इंश्योरेंस 50 लोगों ने कराया, पर उसमें नुकसान जो होगा तो रिस्क कितने लोगों में बढ़ गई? 50। तो स्प्रेड तो सभी में हुआ। बट बाइक से रिलेटेड लॉसेस कितने लोगों को हुए? 5। तो फ्यू पीपल्स। ओके, तो नुकसान केवल 5 लोगों को हो रहा है, तो 5 लोगों का ही लॉसेस की पूर्ति उन सब लोगों को करनी है, बाकी किसी को नहीं करनी है। नाउ नेक्स्ट है वाइडर स्कोप। इंश्योरेंस का पहले देखा जाए तो स्कोप इतना बड़ा नहीं था। अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों के इंश्योरेंस हो रहे हैं। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है वैसे वैसे इंश्योरेंस के टाइप भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले जनरली अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस 2 ही तो होते थे, एक तो लाइफ का इंश्योरेंस, दूसरा कोई गुड्स का इंश्योरेंस। पर अब धीरे धीरे बहुत सारे इंश्योरेंस बढ़ रहे हैं। जैसे द स्कोप ऑफ इंश्योरेंस इज मच वाइडर एंड एक्सटेंसिव। वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस सच एज मरीन, जो कि अभी बहुत टाइम से चल रहा है। लाइफ, ये भी बहुत टाइम से चल रहा है। फायर इंश्योरेंस सुना ही है। कैटल, जैसे कि अभी अभी आए हैं कैटल के इंश्योरेंस। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, फिडेलिटी इंश्योरेंस अभी नया आया है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अगर आपकी जैसे कोई कंपनी आप चला रहे हैं, उस कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय ने ऐसा काम किया है जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए होता है फिडेलिटी इंश्योरेंस की। जैसे कोई आपका एम्प्लॉय है, वो क्या करा, उसके ने आपके वहाँ के फंड से बहुत बड़ा अमाउंट वो चुरा कर ले गया, या आपकी बहुत इम्पोर्टेंट जो मशीन थी, कॉस्टली थी, वो ख़राब कर ली, तो इसकी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो उसको कहते हैं फिडेलिटी इंश्योरेंस। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, बाकी आजकल इंश्योरेंस के टाइप्स काफ़ी सारे आने लगे हैं। नाउ नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंश्योरेंस फॉर प्योर रिस्क, ठीक है ना। इंश्योरेंस जो होता है केवल प्योर रिस्क का ही होता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो प्योर रिस्क क्या होता है, देखो रिस्क के बारे में हमने पहले 11th में भी चैप्टर पढ़ा था। रिस्क 2 तरह के होते हैं, प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई भी प्रॉफिट होने की संभावना न हो, तो उसको तो कहा जाता है प्योर रिस्क। और स्पेकुलेटिव रिस्क किसको कहते हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट होने की संभावना भी रहती है और लॉस होने की संभावना भी रहती है। तो इंश्योरेंस केवल प्योर रिस्क के केसेस में ही पे करता है, बाकी स्पेकुलेटिव के मैटर में नहीं। जैसे कि फायर का इंश्योरेंस होना, या
कोई डेथ हो जाना, इस तरह की कि अब उनको कहीं से भी प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं है, तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, बाकी नहीं करेगी। इंश्योरेंस पॉलिसी आर इशूड अगेंस्ट प्योर रिस्क, नॉट अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव रिस्क। नाउ नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वाला हमने जब चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने कहा था कि दो पार्टी होना ज़रूरी होती है, एक तो जो ऑर्डर कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। यही हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो क्या इंश्योरेंस भी कॉन्ट्रैक्ट है? यस, इंश्योरेंस भी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि एक इसमें इंश्योर्ड होता है और दूसरा कौन होता है? इंश्योरर होता है। एक प्रीमियम पे करता है और दूसरा अमाउंट कलेक्ट करता है, इट मीन्स कंपनी होती है। तो नाउ इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अब इंश्योरर और इंश्योर्ड करते क्या है? इन विच इंश्योरर प्रॉमिस टू कंपनसेट। इंश्योरर जो होता है वो हमें कंपनसेट करने का प्रॉमिस करता है। कब करेगा कंपनसेट? जब हमें कोई लॉस हो जाता है। एंड द इंश्योर्ड प्रॉमिस टू पे फिक्स्ड रेट ऑफ प्रीमियम। जो इंश्योर्ड होता है वो हमें कंटिन्यू प्रीमियम पे करने का प्रॉमिस कर रहा है। तो इट मीन्स ये क्या हुआ? आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट है रेगुलर अंडर द लॉ। ये पॉइंट हमारा इसी से ही रिलेटेड है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ये इंश्योरेंस किया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी ये कर लेता है ना। इसको हमारे जो स्टैट्यूटरी लॉ जो होते हैं उन्हें इसको कह सकते हैं कि वैलिडिटी दी है, उनको ये अधिकार राइट्स दिए हैं कि आप लोगों का इंश्योरेंस कर सकते हैं। ये कोई हर कोई चलाने वाला मूवमेंट नहीं है, इसको लॉ के द्वारा वैलिड किया गया है। तो इन एवरी कंट्री स्टैट्यूटरी लॉ नाउ रेगुलेट द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। जो आपको रेगुलेट करने के लिए कहे गए हैं वो दो तरह के इंश्योरेंस हैं। एक तो लाइफ से रिलेटेड होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर मटेरियल से रिलेटेड होता है या कैटल से रिलेटेड होता है। तो इन आवर कंट्री टू, ऐसा हमारी कंट्री में भी होता है। लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस दो तरह के हैं। बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है 1956 एक्ट के अंदर रेगुलेट होता है, ठीक है। और जबकि जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो 1972 के अंदर रेगुलेट होता है। तो ये तो था हमारा रेगुलर अंडर बाय द लॉ। नेक्स्ट है आपका 8th पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। इसके अंदर रिस्क का क्या किया जाता है? इवैल्यूएशन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले तो जब हम प्रीमियम पे करने वाले होते हैं, ठीक है, जिस भी माल का हम रिस्क करवा रहे हैं या अगर हम हमारी लाइफ का भी करवा रहे हैं, चलो हम एक लाइफ की ही बात करते हैं। जैसे जिसकी जितनी लाइफ अभी कम होगी उसकी प्रीमियम भी क्या होगी? कम होगी। लाइफ जिसकी एज ज़्यादा, सॉरी मैंने लाइफ कम बोला जबकि एज की बात है, जिसकी जितनी एज कम होती है, इट मीन्स अगर अभी सपोज 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है तो उसकी प्रीमियम क्या होगी? कम होगी। इसी की जगह अगर 50 साल का आदमी है, ठीक है नहीं, या 55 साल का आदमी है तो उसकी प्रीमियम क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रिस्क को क्या रिस्क को इवैल्यूएट किया जाता है क्योंकि 50 साल के आदमी को डिजीज़ होने की ज़्यादा संभावना है तो प्रीमियम ज़्यादा ली जाती है, जबकि 5 से 10 साल के बच्चे में इतनी डिजीज़ होने की संभावनाएं नहीं होती है, तो वहाँ रिस्क का प्रीमियम का लेवल कम होता है। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनसेट के टाइम पे, तो कंपनसेट के टाइम पे भी इवैल्यूएट किया जाता है कि आपको एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। अगर आपका एक एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटलाइज का बिल देखा जाता है कि आपका कितना खर्चा हो रहा है, उतने खर्चे के बेस पर ही आपको जितना आपका प्रीमियम था उसके अकॉर्डिंग आपको पे किया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम द वॉल्यूम ऑफ रिस्क इज इवेल्यूटेड विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। एज द हायर रिस्क हायर विल बी प्रीमियम। रिस्क हायर है तो प्रीमियम भी क्या होगा? हायर होगा, चार्ज बाय द इंश्योरेंस कंपनी। नाउ नेक्स्ट है
नॉट अ गैमलिंग एक्ट। इंश्योरेंस जो है कोई गैमलिंग नहीं है। गैमलिंग का मतलब क्या होता है? जुआ। गैमलिंग इंश्योरेंस क्या है? अगर हम एक बात कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जिसको लॉस होता है उसको पैसा दे देती है, तो उनको क्या बेनिफिट हो रहा है? नहीं, जो लॉस हुआ है उसके लॉस को कवर्ड किया है। जबकि गैमलिंग में क्या होता है कि एक जुए टाइप होता है, 10 लोग मिलकर खेल रहे हैं तो प्रॉफिट केवल एक को ही होगा। बट यहाँ पर इंश्योरेंस क्या हो रहा है, आपका जो एक्चुअल में लॉस हुआ है उसको वो कवर्ड कर रहा है, इसलिए इंश्योरेंस एक गैमलिंग नहीं है। इंश्योरेंस इज नॉट अ गैमलिंग एक्ट। गैमलिंग इज इलीगल विच गिव टू वन पार्टी एंड लॉस टू अदर। गैमलिंग में क्या हो रहा है कि एक को पार्टी को प्रॉफिट होता है और बाकी को क्या होता है? लॉस। इंश्योरेंस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस एक क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है टू इंडेमनिफाई अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेस, जो कि फाइनेंशियल लॉसेस को पूरा करता है। नाउ लास्ट, इंश्योरेंस इज नॉट अ चैरिटी। इंश्योरेंस एक चैरिटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चैरिटी और इंश्योरेंस में एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। जो चैरिटी होती है वो विदाउट कंसिडरेशन की जाती है, जबकि इंश्योरेंस जो होता है विदाउट कंसिडरेशन के नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जो प्रीमियम दे रहे हैं उसका हमारा ये है कि जब भी हमें भविष्य में नुकसान होगा उसका हमें वापस अमाउंट मिल जाएगा, मतलब एक तरीके से हमें कंसिडरेशन ही तो मिलेगा। ओके, जबकि चैरिटी में ऐसा नहीं होता है, हमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता। तो चैरिटी इज पेड विदाउट कंसिडरेशन, बट इन द केस ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।